सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन जो एमसीक्यू चल रही थी, जिसमें अपन सीईटी और रीट को लेकर बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो बिल्कुल जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। जो भी साथीगण चैनल पे नए आए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और अपन रीट के एग्जाम को लेकर बहुत ही अच्छे और शानदार हमने एक एमसीक्यू जो स्टार्ट किए, उसमें अपन तीनों सब्जेक्टों के बारे में, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के बारे में जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 1200 क्वेश्चनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार जरूर क्लास को शेयर कर देना, जो कि सभी मित्रों तक लाभदायक पहुंच सके। बिल्कुल सर, देखना मैं आपको बात करता हूं। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? बिल्कुल, यानी कि इसमें पूछा क्या है, अगर आप क्या कराना है, सबसे पहले आपको एक एक चीज का ध्यान में रखना है कि सर पहले क्वेश्चन को चाहे 2 बार पढ़ लो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन को समझ जाओ। उसके बाद में आप ऑप्शन जो होता है वो आप बिल्कुल शानदार तरीके से क्रैक कर सकते हो। पहले ने क्या कहा है, सर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने से उसकी दिशा में होने वाले जो परिवर्तन की घटना जो होती है उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा और शानदार है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अपवर्तन की घटना कहा जाता है। बिल्कुल सुनना। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब भी सर प्रकाश की किरण जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारी जाती है, जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते हैं तो गुजरने के पश्चात वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपने मूल पथ से विचलित होकर वह दूसरी साइड में चली जाती है। तो इस घटना को सर क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन की घटना। अब देखना सर, मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूं। जब सर मैंने कहा प्रकाश के, सर मैंने यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने पहली बात तो अगले ने क्या कहा सर, 2 माध्यम की बात हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। यानी मैंने यहां पर एक माध्यम तो मान लिया सर विरल माध्यम। कौन सा मान लिया बेटा? विरल माध्यम। दूसरा जो मैं बात करूं सर वो हो गया बेटा सघन माध्यम। कौन सा हो गया बेटा? सघन माध्यम। यानी कि मैंने सिंपल सी बात बताई सर, एक विरल माध्यम हो गया और एक सघन माध्यम हो गया। ध्यान देना सर, इस विरल माध्यम से, सर इस विरल माध्यम से अगर मैं बात करूं, इस विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। और ये बिल्कुल प्रकाश की किरण विरल से किस माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। सर विरल से सघन में जब जा रही है तो बिल्कुल सीधी दिशा में नहीं गई है, ये जानी तो मतलब कि इधर चाहिए थी। ये आने वाली सर आपतित किरण हो गई। क्या हो गई बेटा? आपतित किरण हो गई। बिल्कुल सर हो गई। ये जाने वाली जो हो गई बेटा ये अपवर्तित किरण हो गई। कौन सी हो गई बेटा? अपवर्तित किरण हो गई। बिल्कुल सर, आने वाली जो किरण है ये आपतित किरण है। यहां से अभिलंब को पार, यानी कि इस परावर्तक पृष्ठ को, अपवर्तक पृष्ठ को पार करने के पश्चात ये अंदर चली गई और अंदर जाने के पश्चात ये सर मूल पथ से, यानी कि इस तरफ जानी चाहिए थी, इस तरफ न जाकर ये मूल पथ से विचलित होकर ये क्या हो गई बेटा? अभिलंब जो होता है इसे बेटा अपन अभिलंब मानते हैं, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस घटना को बेटा प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर ये पूछ ले सर आपने विरल से सघन में दौड़ा दी, लेकिन अगर आपको सघन से विरल में जब दौड़ा जाए तब क्या घटना होगी? बिल्कुल सर मैं बता देता हूं कि अगर सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है, इसे सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम में पहुंचानी थी, किधर पहुंचानी थी बेटा? विरल माध्यम में पहुंचानी थी, तो सर ये अभिलंब की तरफ झुकती नहीं है, नहीं कि अभिलंब से बिल्कुल सीधी दिशा में जाती है। ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाती है। कहां हो जाती है बेटा? दूर हट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। बिल्कुल सर, बात ये निकल के आती है सर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उन एग्जाम्पलों के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करता हूं। देखिए एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला अगर एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए दोस्तों मैं एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहला देखना, यहां पर कह सकते हैं सर अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन की घटना के उदाहरण, अपवर्तन की घटना के उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो देखा जाता है सर तारों का टिमटिमाना। किसका बेटा? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना होती है बेटा? प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। दूसरी बात सर अपन कह सकते हैं, एक तो सबसे बड़ा यानी कि बहुत ही अच्छे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना का एग्जाम्पल होता है? बिल्कुल सर, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में आपको पूछ लिया जाए सर किसी भी पानी का जो गिलास होता है, पानी का
जो गिलास होता है उस गिलास में किसी भी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। बिल्कुल सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सर हमारे पास क्या होता है, एक पानी का गिलास होता है, ऐसा सर एक पानी का गिलास होता है, इसमें सर हमने क्या रखी, पेंसिल रखी। लेकिन इस पेंसिल को अगर अपन देखेंगे तो सर विरल से सघन माध्यम में जब अपन देख रहे हैं तो सर ये हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई, झुकी हुई दिखाई देती है। यानी कि अपन किसी भी पेंसिल को रख दो, किसी छड़ को रख दो, पानी के भरे कोई भी बिक्कर है, बाल्टी है, कोई भी किसी भी चीज में अपने रखा है, तो सर ये बिल्कुल सीधी दिशा में ना दिखकर हमें कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सर ये बात भी सही है। इसका ही तीसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं सर पानी के भरे बिक्कर में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सर किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। बिल्कुल सर सही बात कर रहे हो। अगला देखना, अगर आपको चौथा एग्जाम्पल पूछा जाए बेटा तो इसमें अपन कह सकते हैं सर कोई भी, जैसे धुआं होती है, धुआं के उस पार झिल मिलाहट का नजर आना बिल्कुल आता है। ये भी सर किसका होता है, नजर आना। ये भी सर किसका होता है बेटा, ये भी अपन कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना का ही होता है। पांचवा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं जैसे समुद्र में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, समुद्र में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। बिल्कुल सर ये बात भी सही है। इसके बाद में अगर आपको पूछा जाए तो एक अपन कह सकते हैं कि जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो वहां पर टेबल के ऊपर जो कांच लगा हुआ रहता है, उस कांच में अगर आप देखते हो तो उस कांच के नीचे जो भी अखबार है, किसी भी विजिटिंग कार्ड है, वो उस ग्रीटिंग कार्ड है, कोई भी मतलब कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्ड रखा हुआ, उस पर कोई भी जो अक्षर होते हैं वो अपन ऊपर से जब देखते हैं तो सर वो अक्षर हमें ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। वो भी सर किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, वो भी अपन कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कांच के नीचे दबे अक्षरों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये भी सर किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी अपन कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। इसी के साथ सर मैं आपको एक एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा और एक एग्जाम्पल और देता हूं, वो रहेगा यानी कि अपन कह सकते हैं बेटा सूर्योदय या सूर्योदय व से पहले व बाद तक लालिमा का दिखाई देना। ये भी सर किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी अपन कह सकते हैं सर प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा मैंने आपको अपवर्तन की घटना के बारे में कुछ चर्चा की, इसमें सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। बिल्कुल देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि सर प्रकाश की, यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं प्रकाश जो होता है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये जो निर्णय लेने में सबसे पहले यानी कि जो सहायक होती है वो कौन सी होती है, यानी कि अपन कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। अगर आपको इसमें विवर्तन के बारे में पूछा जाएगा सर ये विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन के बारे में सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि सर जब प्रकाश जो होता है बिल्कुल सीधी दिशा में गति करता है, प्रकाश जो होता है बिल्कुल सीधी दिशा में गति करता है, लेकिन उसके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई अवरोधक आ गया तो अवरोधक आने के दौरान उस अवरोधक के किनारों से प्रकाश की जो मुड़ने की जो घटना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन की घटना बोलते हैं। ये क्या है बेटा, प्रकाश है, प्रकाश बिल्कुल सीधी दिशा में गति कर रहा है। यहां पर देखा जाए बेटा किसी भी प्रकार का कोई अवरोधक पैदा हो गया, क्या हो गया,
अवरोधक पैदा हो गया। तो इस प्रकाश के अवरोधक जो है, इस अवरोधक के किनारे यहाँ पर प्रकाश का हल्का सा जो मुड़ने की जो घटना होती है, यानी कि प्रकाश की जो मुड़ने की जो घटना होती है, इस मुड़ने की घटना को बेटा क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश की विवर्तन की घटना बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश के विवर्तन की घटना बोला जाता है। अपवर्तन की घटना के बारे में मैंने दोस्तों अभी बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें डी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देहली आवर्ती कैसी है? देहली आवर्ती कैसी आवर्ती होती है? जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर है। दूसरा दे रखा है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तीसरा दे रखा है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। चौथा दे रखा है सर जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता वो सर देहली आवर्ती के प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टी के प्रयोग से सौर ऊर्जा का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगले ने क्या कहा है कि जैसे अपन बात करेंगे कि सर ये सूर्य है और सूर्य का क्या आया? प्रकाश आया। सूर्य का प्रकाश कहां पर आया बेटा? ये हमारी जो भी सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं, सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर आ गया। सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं, इन सौर ऊर्जा की प्लेटों में अगर देखा जाए तो सर इस सौर ऊर्जा की प्लेटों से हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही तो बात है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सौर ऊर्जा में इकट्ठी होती है, और सौर ऊर्जा में इकट्ठी होने के पश्चात सौर ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है बेटा? विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तन होता है बेटा? विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सर देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं सर। प्रिज्म से गुजरने पर देखना, मैं आपको बताऊं कि सर होता क्या है, जब सूर्य जो होता है ना, सूर्य अगर किसी भी प्रकाश, सूर्य का अगर प्रकाश देखा जाए तो सर अपन कह सकते हैं सूर्य एक सफेद प्रकाश डालता है। कैसा डालता है बेटा? सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश ही डालता है। सर ये सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, अगर अपन किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे, किससे बेटा? किसी भी प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रिज्म गुजरने के पश्चात ये सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है ये दोस्तों कितने भागों में बट जाएगा? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में दोस्तों? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और इस घटना को बेटा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। इसमें सबसे विचलित जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? बैंगनी कलर। कौन सा बेटा? बैंगनी कलर जो होता है उसका विक्षेपण, यानी कि बैंगनी कलर जो होता है, बैंगनी कलर का जो प्रकीर्णन, यानी कि जो सबसे विचलन होने का जो काम होता है, प्रकीर्णन होने का जो काम होता है वो किसका होता है? बैंगनी कलर का होता है। सबसे कम जो विचलन होता है वो कौन सा होता है बेटा? लाल। यानी कि सर्वाधिक, सबसे अधिक जो होता है वो तो कौन सा होता है? बैंगनी। और सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? लाल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी, बिल्कुल अभी एग्जांपल मैंने पीछे बताया था कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की जो पट्टी होती है उसको रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? सबसे कम उठा हुआ दिखाई देने वाला अक्षर कौन सा होता है? जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा वो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, वो लास्ट तक टिका रहेगा, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो अपन कह सकते हैं सर सबसे कम प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो किसकी होती है बेटा? सबसे कम प्रकीर्णन की जो घटना होती है वो लाल रंग की होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें ए आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीले और हरे रंग का मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीले और जो हरा रंग होता है उन दोनों को जब मिला दिया जाए तो मिलाने के दौरान जो भी हमें तीसरा जो रंग प्राप्त होता है वो कौन सा होता है बेटा? साइन बोले तो सियान जो रंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सफेद रंग प्रकाश के कितने रंगों में विभक्त होता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि सर सूर्य का जो सफेद रंग होता है, सूर्य का जो सफेद रंग होता है
तो मैंने कहा ना, अभी वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है बेटा? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वो बेटा क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाएगी। और वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है, यानी कि अपन कह सकते हैं बेटा इंद्रधनुष का बनना। किसका बेटा? इंद्रधनुष का बनना किसका एग्जाम्पल होता है? ये बेटा वर्ण विक्षेपण का ही एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो लेंस किरणों को एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लेंस, अगर अपने ये कहा कि जो लेंस किरणों को एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहा जाता है? एक आपको दो ही चीजों में आपको होती है। एक तो होता है अभिसारी। क्या होता है बेटा? अभिसारी लेंस। और एक होता है बेटा अपसारी। कौन सा होता है? अपसारी। इन दो में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अभिसारी मतलब कि आने वाली जो किरणें होती है उसको अभिकेंद्रित करता है, यानी कि उसको इकट्ठा करने का जो काम करता है वो तो क्या रहेगा बेटा? यानी इकट्ठा करना जो तो रहेगा अभिसारी। अपसारी यानी कि फैलाना, प्रसार करना, यानी कि इसको फैलाने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? अपसारी करता है। अगले ने क्या पूछा है? जो लेंस से किरणें जो आ रही है उनको एकत्रित यानी कि इकट्ठा करने का जो काम करता है वो कौन सा करता है बेटा? अभिसारी लेंस करता है। कौन सा करता है? अभिसारी लेंस करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए सर, मैं आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर हमारी जो आंख होती है, आंख में जो रेटिना जो भाग होता है जिसको बेटा दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? दृष्टि पटल भी कहा जाता है। यानी कि जब प्रतिबिंब, जब फोकस पड़ता है, जब फोकस पड़ता है तो फोकस पड़ने के दौरान हमारी आंख की जो रेटिना जो भाग होती है उस रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है वो सर कितने समय तक, कितने सेकंड तक बना रहता है? इसमें अपन कह सकते हैं सर ये 1 सेकंड के 16वें भाग तक, मतलब कि 1/16 सेकंड, 1 सेकंड के 16वें भाग तक हमारी आंख का जो रेटिना भाग होता है उस रेटिना भाग पर प्रतिबिंब जो होता है वो लगभग सर वहां पर बना हुआ रहता है। अब ध्यान देना, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर प्रतिबिंब कहां बनता है तो अपन कह सकते हैं सर रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है बेटा? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर यहां पर कह सकते हैं प्रतिबिंब तो बनेगा रेटिना पर। इसको बेटा दृष्टि पटल भी कहा जाता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख जब दान करते हैं तो दान करते समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दान करने वाला जो भाग होता है वो बेटा कोर्निया होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? कोर्निया होता है। देख ला, इसका आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सर। देखिए अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बेटा मैं इसमें 4 चीज आपको बताने वाला हूं, सुनना बेटा। मैं थोड़ा सा इसको खुले से लेता हूं। इधर देखिए, अगर अपन बात करें, मैं आपको 2 चीज बताऊं। अगले ने पूछा है हमें, एक तो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक है सर। एक इधर होता है बेटा उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है बेटा जी उत्तल लेंस। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, अवतल लेंस जो होती है वो सर किसके भांति कार्य करता है? वो सर उत्तल दर्पण के कार्य, मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक समान कार्य करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक समान कार्य करते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो एक समान बनता है। यहां पर सर ये किसके बराबर होता है? यहां पर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं सर ये अवतल दर्पण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? अवतल दर्पण के बराबर होता है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, होता क्या है इसमें, आपको छोटी छोटी 3 बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको एक का याद है, अगर आपको एक का याद है तो चारों का याद हो जाएगा। देखना कैसे। उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, पहले तो आपको ये माइंड में ये बिठाना है कि सर उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि गाड़ी जो भी होती है वाहनों के बगल में, वाहनों के बगल में जो पश्च दर्शक होता है उस पश्च दर्शक को देखने के लिए किया जाता है। किसमें दोस्तों? पश्च दर्शक को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इससे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक दूसरा अपन कह सकते हैं सर एटीएम मशीन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? एटीएम मशीन में। चलो आप जो वाहन जो भी होते हैं, जैसे आप सारे के सारे कोई भी स्कूटी चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई 4 व्हीलर चलाते हैं, उसके बगल में जो भी शीशा लगा होता है उस दर्पण में अपन पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं तो जितने भी जो वाहन आते हैं ना वो वाहन सारे के सारे उसके अंदर समावित हो जाते हैं।
उसके अंदर समावित हो जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर पीछे से आने वाला जो भी वाहन, मतलब कि कितना भी बड़ा ट्रक आ रहा है उसके अंदर समा गया। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सर है तो बड़ा वो, लेकिन उसका प्रतिबिंब तो छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना कि सर वस्तु से छोटा कैसा बनेगा बेटा? वस्तु से छोटा बनेगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन कह सकते हैं, पहला तो हमने कहा सर वस्तु से छोटा, दूसरा सर वो हमें क्लियर, मतलब कि अपन आभास ही तो कर रहे हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना है ट्रक, वास्तविक अपन हाथ में थोड़ी देख रहे हैं, वो अपन आभास कर रहे हैं। तो वस्तु से छोटा। और दूसरी बात अपन कह सकते हैं बेटा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और तीसरी बात अपन कह सकते हैं बेटा बिल्कुल हमें सीधा दिखाई देता है। उसके टायर नीचे है तो टायर नीचे ही दिखाई देगा, उसका ड्राइवर जिस साइड में बैठा हुआ होता है उसी साइड में हमें दिखाई देता है। तो सर अपन कह सकते हैं कि जो जैसा होता है सीधा वैसा का वैसा ही हमें वो दिखाई देता है। यानी कि वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। तो हमने किसका देखा? उत्तल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण का देखा तो सर अवतल लेंस का भी वैसा का वैसा ही बनेगा। दर्पण अगर उत्तल है तो लेंस कैसा है? अवतल है। अब सुनना सर, इसका विपरीत इस तरफ रहेगा। उत्तल दर्पण का यह है तो अवतल दर्पण का इसके विपरीत हो जाएगा। ये वस्तु से छोटा है तो ये कैसा बनेगा मेरे दोस्तों? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आभासी बना है तो ये कैसा बनेगा मेरे दोस्तों? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक बनेगा। ये सर सीधा है तो ये कैसा बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। मतलब कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मतलब कि हमने कहा अवतल लेंस जो होता है उसका विपरीत उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस के बराबर कौन बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब अगले ने देखना हमें क्या पूछा है, हमने क्या पूछा है देखना। अब ऑप्शन नंबर देखिए, यहां पर आते हैं। अगले ने क्या पूछा है? निम्नलिखित में से अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस बोले तो उत्तल दर्पण। लेंस अगर अवतल की बात हो रही है तो दर्पण कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अब देखना उत्तल दर्पण में कैसा बना था? सर वास्तविक नहीं बना था, आभासी। वास्तविक बना, इसको काट दो। आभासी और सीधा, सीधा नहीं, आभासी और सीधा। बिल्कुल सर, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर। देखना अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हृदय का अतिव्यापक दर्शय का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण को अवलोकित करता है? यानी कि दर्शय का अतिव्यापक, पश्य जो दर्शय होता है उसका अतिव्यापक किस क्षेत्र के दर्पण को अवलोकित करता है? यानी कि अपन कह सकते हैं क्षेत्र किस दर्पण, यानी कि अपन कह सकते हैं कि पश्य दर्शय जो होता है ना, उसको जो देखने वाला जो भी दर्पण होता है वो कौन सा होता है? ये सर उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है बेटा? उत्तल दर्पण, जो मैंने अभी बताया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्धक जो लेंस होता है, आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में क्या होता है? आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है, या फिर अपन कह सकते हैं सर बेलनाकार लेंस होता है। बिल्कुल इसके बारे में बताइए। जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। देखना बेटा इसमें क्या कहा है कि सर आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में कैसा लेंस होता है? ये सर उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। कैसे, किसके भांति कार्य करता है बेटा? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकृति में सबसे ताकतवर बल कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे ताकतवर बल कौन सा होता है? विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, नाभिकीय बल होता है, या चुंबकीय बल होता है? मैं आपको बता देता हूं कि सर प्रकृति में सबसे ताकतवर बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय यानी कि अपन कह सकते हैं सर जो परमाणु होता है, यानी कि परमाणु जो रहेगा, अगर परमाणु की बात की जाए तो परमाणु के बिल्कुल नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, या दो प्रकार के परमाणु के अंदर दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं। एक तो होता है सर अपन कह सकते हैं प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है बेटा? नाभिकीय बल होता है। और ये नाभिकीय बल जो होता है ये प्रकृति में सबसे खतरनाक यानी कि सबसे प्रभावशाली बल होता है। चुंबकीय बल जो होता है मेरे दोस्तों, ये चुंबक के बल लगने वाला बल होता है। किसके बेटा?
चुंबक के मध्य लगने वाला बल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर गुरुत्वीय बल की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सर ये पृथ्वी में लगने वाला बल होता है। और गुरुत्वीय बल के साथ अगर आपको एक बात ध्यान में रखना कि गुरुत्वीय बल के बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था बेटा, वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक था, जो कि एक पेड़ से सेब गिरने पर उन्होंने अंदाजा लगाया था कि सर ये सेब नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, ये सेब जो है ये नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, तो सर ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है। और पृथ्वी में जो भी यानी कि पृथ्वी जिस बल के कारण वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो बल बेटा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर आपको पूछा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा इसका गुरुत्वीय त्वरण बोले तो जी का मान होता है। विद्युत बल जो होता है मेरे दोस्तों ये विद्युत के अंदर लगने वाला बल होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि पेरिस्कोप जो होता है सर ये ऑप्शन नंबर डी बोले तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर बेटा? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर इस पेरिस्कोप एक प्रकार का यंत्र होता है। पेरिस्कोप जो होता है ये एक यंत्र होता है। इस यंत्र के दौरान अपन बोल सकते हैं कि जो भी मतलब कि पनडुब्बी वगैरह होती है समुद्र में, जो भी किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई वगैरह होती है, तो ये समुद्र में क्या करता है कि सर जब जो किरणें होती है उन किरणों को टकराकर वापस उसी माध्यम में आने की घटना होती है, तो अपन कह सकते हैं वहां से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्षतिग्रस्त कोई भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का पता लगाने लग रही, या फिर अपन कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी जो दुर्घटना वाला किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का पता लगाने वाला जो होता है वो पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जो कि सर परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परावर्तन के नियम के अनुसार यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है। जो कि मैंने परावर्तन के नियम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि सर परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है, जैसे मैं यहां पर देखना, फिर आप इस घटना को देखना, सूर्य की किरणें किसी अपारदर्शी, क्या बेटा? अपारदर्शी कोई भी जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अपारदर्शी कोई भी जो पृष्ठ होता है इस पृष्ठ में टकराएगा। जैसे ये सूर्य की किरणें ये सर आ गई, लेकिन सर ये अपारदर्शी से टकराई है, तो अपारदर्शी से टकराएगी तो सर वापस उसी माध्यम में जाएगी। यानी कि अगर पारदर्शी होता तो नीचे की तरफ चली जाती, लेकिन ये अपारदर्शी से टकराई है, तो अपन कह सकते हैं सर ये वापस उसी माध्यम में जाएगी। आने वाली जो किरण रहेगी बेटा वो आपतित किरण रहेगी। कैसी बेटा? आपतित किरण रहेगी। जाने वाली जो किरण रहेगी बेटा वो परावर्तित किरण रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? परावर्तित किरण रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये बीच वाला जो हो गया ये क्या हो गया दोस्तों? अभिलंब हो गया। क्या हो गया बेटा? अभिलंब हो गया। अब सुनना सर, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बना कोण होता है वो बेटा आई होता है, कोण आई, जिसे आप आपतन कोण बोल सकते हो। कौन सा कोण बोलोगे रे? आपतन कोण बोलोगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में सर कोण आर होता है, जिसे आप परावर्तन कोण बोल सकते हो। कौन सा बोलोगे दोस्तों? परावर्तन कोण बोल सकते हो। अब ध्यान देना सर, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो सर परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का रहेगा? 30 डिग्री का रहेगा। यहां पर अगर आपको ये कोण पूछ लिया जाए तो सर ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, क्योंकि सर यहां पर एक समकोण बन रहा है। समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, जिसमें आपतन कोण जो 30 डिग्री का बच गया तो बाकी का जो बच गया वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। दूसरी सर ये तो एक इसकी शर्त होती है। दूसरी शर्त अगर आपको पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं आप जो परावर्तन की जो घटना होती है उसमें सर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होती है। ये बात भी सर इसका ध्यान में रखना। यहां पर बात चल रही है सर कोणों से संबंधित, यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है? नहीं होता। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है? ये भी नहीं होता। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सर बात सही है। अभी मैंने यही तो बात बताई कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल दोनों कोण सदैव असमान नहीं होते, बिल्कुल समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर यानी कि जो प्रकाशीय तंतु होता है, प्रकाशीय तंतु जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बात आपको ध्यान में रखना। प्रकाशीय तंतु बोले तो OFC, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उस सिद्धांत पर बेटा अपन कौन सा कार्य करता है? ये प्रकाशीय फाइबर। इसमें अपन कह सकते हैं सर ये अपन जो भी टेलीफोन वाली जो लाइन होती है,
टेलीफोन, टेलीफोन की जो लाइन होती है ना, इन लाइनों में बेटा OFC होता है। क्या होता है बेटा? OFC, ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। टेलीफोन जो भी लाइन होती है उन लाइनों में बेटा किसका क्या लगा होता है? OFC, मतलब कि ये सूचनाओं को आगे से आगे पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका अपन कह सकते हैं सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये सर OFC बोले तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि OFC किसका एग्जाम्पल होता है, तो अपन कह सकते हैं सर प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एग्जाम्पल होता है। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बिल्कुल सर वही ऑप्टिकल फाइबर जिसकी अपन बात कर रहे थे। इसका जो आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक था वो नरेंद्र कपानी नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का बेटा आविष्कार किया था। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया ना कि सर प्रकाशीय तंतु का जो उपयोग होता है वो सूचनाओं को आगे तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो सर OFC, ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है। बुनाई का नहीं होता, वाद्य यंत्र का नहीं होता, संचार सेवा का होता है। किसका होता है बेटा? संचार सेवा का होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? C आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? बिल्कुल, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सी बात होती है सर आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? बिल्कुल सर, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो वायुमंडल में उपस्थित जो भी डस्ट पार्टिकल बोले तो जो भी धूल के कण होती है उन धूल के कणों से जब टकराती है और धूल के कणों से टकराने के पश्चात जो पृथ्वी पर जो भी खड़ा व्यक्ति होता है ना, वहां सर वो जो किरण जो होती है ना वो हमें फट जाती है। प्रकाश का जो किरण होती है, प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है बेटा वो फट जाता है और डस्ट के पार्टिकल से टकराकर जो प्रकाश के जो फटने की जो क्रिया होती है उसको बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना कहा जाता है। इसमें दो एग्जाम्पल होता है। एक तो अपन कह सकते हैं कि सर आकाश का रंग नीला दिखाई देना वो भी सर प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है। एक होती है सर अपन कह सकते हैं कि इसी वायुमंडल, जहां पर वायुमंडल नहीं होता तो वहां से अगर अपन देखेंगे तो वो सर हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यानी कि अपन कह सकते हैं अंतरिक्ष में या फिर अपन कह सकते हैं चंद्रमा पर अगर अपन पृथ्वी को देखेंगे या समुद्र को देखेंगे तो उसे चंद्रमा से पृथ्वी या समुद्र का जो रंग होता है बेटा वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये भी सर किसका एग्जाम्पल होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल होता है। अब सुनना इसमें क्या दिया है? प्रकीर्णन भी दो आ गए, एक तो लघुत्तर आ गया, एक क्या आ गया? दीर्घतर आ गया। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन जो होता है वो सर अपन कह सकते हैं इसी के कारण आकाश का रंग दोस्तों नीला दिखाई देता है। तो सर मैंने प्रकाश से संबंधित कुछ क्रिया प्रतिक्रिया की और इससे संबंधित काफी सारे जो क्वेश्चंस है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की और प्रकाश से संबंधित और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।